हेलो एवरीवन, मैं प्रखर साहू आप सभी का स्वागत करता हूं सेल्फ स्टडी अड्डा पर। आज से हम अपना एमपीजीके का ये संपूर्ण जो कोर्स है ये स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आपको मध्य प्रदेश का भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, संवैधानिक व्यवस्था, पॉलिटी, इकोनॉमी, स्पोर्ट्स एंड करंट अफेयर, तो ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर कवर हो जाएंगी इसी एक कोर्स में। और ये कोर्स आप स्पेशली एमपीपीएससी के पर फोकस है, लेकिन अदर एग्जाम जैसे एमपीएसआई या फिर व्यापम, पटवारी, जिसमें एमपीजी के पूछा जाता है, तो जिस भी एग्जाम में एमपीजी के पूछा जाता है वो सारे स्टूडेंट्स इस कोर्स को देखकर लाभ उठा सकते हैं। बात करते हैं एमपीपीएससी के सिलेबस की, तो ये आपका यूनिट 3 है और सबसे पहले हम यूनिट 3 भूगोल से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं इतिहास, कला, संस्कृति और ये सारे जो टॉपिक हैं, आप जब इनको पढ़ेंगे तो आपको कोई ना कोई लोकेशंस आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको इनकी लोकेशंस याद नहीं है, आपको नहीं पता कि शहडोल कहाँ है, सिंगरौली कहाँ है, इंदौर की लोकेशन क्या है, शाजापुर कहाँ है, गुना कहाँ है, तो आपको थोड़ी डिफ़िकल्टी हो सकती है इतिहास समझने में, और कला संस्कृति में बहुत सारी चीज़ें हैं वो समझने में। या फिर संवैधानिक व्यवस्था में अपन बोलेंगे गोविंदगढ़ या फिर रीवा, पन्ना, तो आपको सबसे पहले लोकेशंस पता होनी चाहिए, इसलिए हम सबसे पहले भूगोल स्टार्ट करेंगे। अब देख लेते हैं एमपीपीएससी का जो सिलेबस है, इसमें आपको वनोपज, वन्यजीव, नदियाँ, पर्वतन श्रृंखलाएँ, जलवायु, प्राकृतिक एवं खनिज संसाधन, परिवहन, सिंचाई के एवं विद्युत परियोजनाएं, कृषि, पशुपालन एवं कृषि आधारित उद्योग, तो ये सारी चीज़ें आपको दी रहती हैं एमपीपीएससी के प्री के सिलेबस में, जो कि यूनिट 3 में है। ये आप इंग्लिश में यहाँ देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर हमारे जो टॉपिक रहेंगे वो सबसे पहले रहेगा मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, देन उसका गठन कैसे हुआ हम ये समझेंगे, देन उसके बाद हम उसका भौगोलिक विभाजन देखेंगे, ज्योग्राफिकल डिवीजन क्या रहा, फिर उसकी जलवायु देखेंगे, मृदा जो कि आपको यहाँ पे नहीं दिया गया, नदियाँ, नदियों के बाद आपका वनोपज एवं वन्यजीव आपका देखेंगे, जो कि आपको यहाँ पर दिया गया है, मृदा, जलवायु आपको यहाँ दी गई है, पर्वत श्रृंखलाएँ आपकी यहाँ पर भौगोलिक विभाजन में कंप्लीट हो जाएंगी, नदियाँ, आपका नदियों का पोर्शन यहाँ पर नदियों से कंप्लीट होगा, जो कि आप यहाँ सिलेबस में देख सकते हैं, राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य ये आपका टॉपिक रहेगा, सिंचाई तथा नदी परियोजनाएं ये आप देख सकते हैं यहाँ, सिंचाई और विद्युत परियोजनाएं यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। आपका कृषि और पशुपालन का टॉपिक भी यहाँ पे कंप्लीट रहेगा, आपका खनिज यहाँ पे कंप्लीट रहेगा, इसके साथ खनिज के साथ आपका ऊर्जा में आपकी विद्युत परियोजनाएं आ जाएंगी, ताप विद्युत केंद्र आ जाएंगे, तो जो भी ऊर्जा में अपने ऊर्जा जनरेट करते हैं, कारखाने हैं या फिर जो भी केंद्र हैं, वो आपके सभी इसी में आ जाएं। इसके बाद आपका मध्य प्रदेश का परिवहन एवं संचार, जो कि आप यहाँ परिवहन देख सकते हैं, यहाँ पे सिलेबस में सिर्फ परिवहन दिया है, लेकिन आपका यहाँ पे परिवहन और संचार जैसे कि अखबार, रेडियो, टीवी, ये सारी चीज़ें आपकी, ये सारी जो टॉपिक हैं ये आपके पूरे इस भूगोल में कवर किए जाएंगे। एंड हिस्ट्री का पोर्शन अलग है, वो अपन बाद में देखेंगे। सबसे पहले अपन भूगोल स्टार्ट कर रहे हैं और जिसमें सामान्य परिचय भी स्टार्ट करेंगे। तो आपका एमपी यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो जाएगा, एमपी का पूरा ज्योग्राफी यहाँ पे कंप्लीट रहेगी, जो भी अदर टॉपिक हैं वो आपके विविध में रहेंगे, तो जो भी एग्जाम से पूछे जाते हैं वो सारे टॉपिक आपके यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करे अपन स्टार्ट करते हैं अपना कोर्स मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय से। तो सबसे पहले जैसे कि आपको पता है, भारत के बिल्कुल बीचों बीच आपको देखने मिलेगा मध्य प्रदेश। यहाँ आप देख सकते हैं ये भारत है, इसके बीचों बीच आपका मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश का अपन स्टार्ट करने से पहले इनके सारे जो संभाग हैं, मध्य प्रदेश के 10 संभाग और 52 जिले, इनके बारे में एक एक करके अपन बात कर लेते हैं, क्योंकि आपको एक नज़र आपकी इन पर रखेगी, तो आपको एक नज़रिया अंदाज़ा मिल जाएगा कि ये इनकी लोकेशंस क्या क्या है।
और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि एक मार्केट से एक मैप ले लीजिएगा और अपनी जहाँ भी आप स्टडी करते हैं अपनी दीवार पर लगा लीजिएगा, क्योंकि जब भी आप स्टडी करें तो ये पूरा जो मैप आपको दिख रहा है, ये जो पूरा मैप है, ये पूरा मैप आपको आँखों मतलब एक आपको दिमाग में भरा होना चाहिए, बन जाए। जब भी कोई लोकेशन पूछी जाए तो आपको उसकी लोकेशन दिखना चाहिए कि आजू बाजू उसके क्या है। चलिए एक एक संभाग की बात करते हैं, फिर उनमें जिलों की देखेंगे। तो अपना सबसे पहले अपन बात करते हैं चंबल संभाग। चंबल संभाग में आपका आता है भिंड, मुरैना, श्योपुर। तो आपके ये 3 जिले आते हैं चंबल संभाग में। देन आपका दूसरा संभाग आता है ग्वालियर संभाग। तो आपका ग्वालियर संभाग आता है जिसमें आपका ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना और अशोकनगर, तो 5 जिले आपके ग्वालियर संभाग में आते हैं। आपका तीसरा संभाग है भोपाल, जिसमें आपके 5 जिले आते हैं, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़। ये 5 जिले आपके भोपाल संभाग में आते हैं। जैसे एक अपन नज़रिया, एक अब जस्ट ओवरव्यू देख रहे हैं जिससे आपको लोकेशंस पता चल जाए। देन आपका आता है यहाँ उज्जैन संभाग, इसको आप पश्चिम बोलते हैं। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि दिशाएं क्या रहती हैं। तो ये आपकी पूर्व रहती है, ये आपका पश्चिम रहता है, ये आपका उत्तर रहता है और ये आपका दक्षिण रहता है। राइटिंग पे मत जाइएगा, उतनी अच्छी नहीं है। तो कुछ स्टूडेंट को डाउट रहता है कि क्या है। तो ये आपका ईस्ट, ये आपका वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो आपको डाउट हो तो आप देख लीजिएगा, ये आपका पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण रहता है। तो आप मध्य प्रदेश के पश्चिम में उज्जैन संभाग है जिसमें 7 जिले आते हैं। पहला उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगरमालवा, शाजापुर और देवास। तो ये 7 संभाग, 7 जिले उज्जैन संभाग में आते हैं। नेक्स्ट संभाग आता है आपका इंदौर। संख्या की दृष्टि से इंदौर में और जबलपुर में 8-8 जिले हैं। तो अपन इसमें देखते हैं 8 जिले हैं जो इंदौर संभाग में। इंदौर, झाबुआ, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा और बुरहानपुर। 8 जिले इंदौर संभाग में आते हैं। देन आपके बाद आता है आपका नर्मदापुरम संभाग, जिसको होशंगाबाद संभाग भी बोलते हैं। तो अपने नर्मदापुरम में आता है हरदा, बैतूल और होशंगाबाद। तो 3 जिले आपके नर्मदापुरम संभाग में आते हैं। इसके बाद आता है अपना जबलपुर। तो ये जबलपुर संभाग है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है, जिसमें 8 जिले आते हैं। पहला आपका जबलपुर हो गया, देन कटनी, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, नरसिंहपुर और छिंदवाड़ा। तो 8 जिले आपके जबलपुर संभाग में आते हैं। बात करते हैं सागर संभाग की। तो सागर संभाग में सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और एक नया संभाग यहाँ पर जोड़ा गया है, निमाड़ी। तो आपके 6 जिले, नया जिला जोड़ा गया है 31 अक्टूबर 2018 को। तो आपका ये 6 जिले आपके सागर संभाग में आ जाते हैं। देन इसके बाद आता है आपका रीवा संभाग। रीवा संभाग में 4 जिले आते हैं, रीवा, सतना, सिंधी, सीधी और सिंगरौली। देन फिर आता है शहडोल संभाग। शहडोल संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है, जिसमें 3 जिले आते हैं, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर। तो ये हमारे हो गए हैं 10 संभाग और 52 जिले। मध्य प्रदेश में 10 संभाग और 52 जिले हैं। इनके नाम आपको यहाँ पर दिख जाएंगे।
जबलपुर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, फिर आपका भोपाल, इंदौर जो कि संख्या की दृष्टि से 8 जिले आपके इंदौर में हैं और 8 जिले जबलपुर में हैं। फिर उज्जैन, सागर, ग्वालियर। आपका रीवा संभाग 4 जिले हैं। शहडोल सबसे छोटा है क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से। फिर आपका चंबल संभाग जो कि उत्तर में है मध्य प्रदेश के। फिर नर्मदापुरम संभाग और 11वां संभाग छिंदवाड़ा गठित होना है बाकी है। इसमें 3 जिले रहेंगे, छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट। तो आपका जो जबलपुर संभाग है तो ये अलग होके छिंदवाड़ा, आपका सिवनी और बालाघाट, ये 3 जिले छिंदवाड़ा संभाग से अलग हो जाएंगे। देन इसके बाद अपनी क्षेत्रफल में कोई और नया संभाग आ जाएगा जो इसकी जगह ले लेते। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश की सामान्य ज्ञान की अच्छे से शुरुआत से। यहाँ जो आप मैप देख रहे हैं इसको थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ। तो ये है ये भारत का मैप है जिसमें आप 5 स्टेट देख रहे होंगे जो कि हाईलाइटेड है। तो ये जो आपके जिले हैं ये हैं भू आविष्ठित राज्य। तो देखते हैं क्या है। मध्य प्रदेश एक भू आविष्ठित राज्य है। तो भू आविष्ठित राज्य का मतलब होता है ऐसे राज्य जिनकी समुद्री तट रेखा नहीं होती, कि कोई भी इनकी जो सीमा है किसी भी समुद्री तट से नहीं लग रही है या फिर किसी अन्य देश की सीमा से नहीं लगती। तो ऐसे राज्य कहलाते हैं भू आविष्ठित राज्य। तो आप मैप में देख सकते हैं तो आप यहाँ मैप में देख सकते हैं मध्य प्रदेश की कोई भी सीमा किसी अन्य देश की सीमा से नहीं लगती और ना ही किसी समुद्र तट से लगती है। तो ऐसे हमारे 5 राज्य हैं भारत में। पहला हो गया हरियाणा, देन मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। तो ये 5 भारत के भू आविष्ठित राज्य हैं जिनमें से मध्य प्रदेश एक है। देन अपन बात करते हैं मध्य प्रदेश प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का भाग है। तो एक्चुअली में गोंडवाना लैंड क्या होता है कि आपका जो ये प्रायद्वीपीय भारत दिख रहा है, ये जो प्रायद्वीपीय भारत है यहाँ के नीचे का, ये आपका गोंडवाना लैंड कहलाता है। पहले आपको बताते हैं प्रायद्वीप क्या होता है। तो ऐसा भूभाग जिसके 3 ओर 1, 2 और 3 ओर समुद्र से घिरे हुए हैं उसे बोलते हैं प्रायद्वीप। अब बात करते हैं गोंडवाना लैंड की। ये एक्चुअली भूगोल का पोर्शन है लेकिन मैं थोड़ा यहाँ पे बताता हूँ। तो सबसे पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी तो पूरा एक स्थल भाग हुआ करता था जो कि चारों तरफ से समुद्र से घिरा होता था। देन इसके बाद क्या हुआ, ये जो स्थल भाग है ये 2 भागों में विभक्त हुआ। ऊपर वाले को बोला अंगारा लैंड, नीचे वाले को गोंडवाना। और इसी गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा आके ये यहाँ पर ये हिस्सा जो आपको दिख रहा है नीचे का, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ये आप भूगोल में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल में। इसको प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत बोलते हैं, वहां पर आपको बताया जाएगा। तो इसका ये पोर्शन है गोंडवाना लैंड। अब बात करते हैं संरचना की दृष्टि से प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी भाग है। तो प्रायद्वीपीय मैंने बोला अभी समझाया है कि ऐसा भूभाग जिसके 3 ओर समुद्र से घिरी हैं वो प्रायद्वीप कहलाता है। और आप यहाँ देख सकते हैं ये जो भाग है इसका उत्तरी पोर्शन में मध्य प्रदेश है। तो आप यहाँ अंतर्गत देख सकते हैं भारत के 5 भू आविष्ठित राज्य हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना। मध्य प्रदेश का उपनाम सबसे पहले भारत का दिल, क्योंकि ये सेंटर में है, इसी को हृदय प्रदेश भी बोल सकते हैं। मध्य भारत, मध्य में होने के कारण। लघु भारत, क्योंकि आप यहाँ देखेंगे मध्य प्रदेश भारत के मध्य में है जिसके कारण आपका उत्तर, पश्चिम, पूर्व और दक्षिण तीनों संस्कृतियाँ आपको मध्य प्रदेश में मिश्रित दिखाई देंगी। इसलिए आपको मध्य प्रदेश को भारत का लघु भारत बोलते हैं। सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार,
ये जो नाम है, आज़ादी के पहले मध्य प्रदेश का जो नाम था वो सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार था, तो इसका ये उपनाम है टाइगर स्टेट। तो हाल ही की जो रिपोर्ट आई थी जिसमें 526 संख्या नापी गई कि भारत में जितनी स्टेट में जो संख्या है, बाघों की जो संख्या है, वो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, जो है 526। उसके बाद आता है आपका कर्नाटक, जिसमें 524 बाघ हैं, तो ये आपका दूसरे नंबर पे है। तो प्रथम आने के कारण टाइगर स्टेट बोला जाता है। और मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए इसको सोया प्रदेश बोलते हैं। और सबसे ज़्यादा नदियाँ मध्य प्रदेश से ही उद्गमित होती हैं या फिर ओरिजिन होती हैं, इसलिए इसे नदियों का मायका कहा जाता है। एक बार मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। और मध्य प्रदेश का नामकरण जो किया गया था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। और ये आपको एक कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखने मिल गया है, एक दो बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की स्थापना, तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की स्थापना की गई। मध्य प्रदेश का जो प्रदेश दिवस है वो 1 नवंबर को मनाया जाता है। इसकी राजधानी भोपाल है। भाषा इसकी जो राजकीय भाषा है वो हिंदी है, लेकिन यहाँ पर उर्दू और अन्य क्षेत्रीय भाषाएं भी बोली जाती हैं। एंड मध्य प्रदेश का जो अभी अपन वर्तमान स्वरूप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद, वो आपका मिला है 1 नवंबर 2000 को। तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ, जो कि भारत का 26वां राज्य था। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3,08,252, या फिर इसको आप बोल सकते हैं 30,82,52 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत का 9.38% भाग है। और मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के बाद दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। एंड यहाँ आप देखेंगे 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। तो छत्तीसगढ़ जब मध्य प्रदेश का हिस्सा था, तब मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था। लेकिन छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद इसका क्षेत्रफल कम हुआ और ये दूसरे स्थान पर आ गया। पहले स्थान पर क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है। ओके, कहीं कहीं आपको मध्य प्रदेश की जो क्षेत्रफल है इतना देखने मिलेगा 3,08,245। ये आपको इसलिए देखने मिलता है क्योंकि अमरकंटक की एक किरार घाटी है। मैं आपको मैप में दिखाता हूँ। ओके, ये मैप है। तो यहाँ पर जो एक किरार घाटी है, इसका जो क्षेत्र है ये विवादित था कि छत्तीसगढ़ का पोर्शन है ये या मध्य प्रदेश का। इसी के कारण कहीं कहीं आपको 3,08,245 इतना आपको क्षेत्रफल दिखता है, सिर्फ एक किरार घाटी के विवाद के कारण। तो अगर आपको किसी एग्जाम में ये आता है, ये भी सही है, और ये आता है तो आपका ये भी सही है। इन दोनों में से कुछ एक ही वहाँ पे लिखा होगा, तो आप इन दोनों में से कोई एक ही टिक कर दीजिएगा। अब मध्य प्रदेश की आप यहाँ स्थिति देख सकते हैं। तो ये जो मैप है इसमें आप सबसे पहले देखेंगे कि कर्क रेखा भारत के बिल्कुल मध्य से गुजरती है, जो 8 राज्यों को काटती है। पहला गुजरात, राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये आपका पश्चिम बंगाल, और ये त्रिपुरा, और ये मिजोरम। तो ये 8 राज्य हो गए जिसको कर्क रेखा काटती है। और यहाँ आप देखिए, जो ये कर्क रेखा है मध्य प्रदेश के बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है और मध्य प्रदेश के 14 जिलों को काटती है। ओके, कर्क रेखा क्या होती है? ये एक काल्पनिक रेखा होती है कि भारत का नक्शा है जो सबसे पहले आपकी बीच की रेखा होती है भूमध्य रेखा, जो कि 0 डिग्री जिसको माना जाता है। फिर आपका 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होती है,
जिसको हम कर्क रेखा बोलते हैं, एंड 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश होती हैं। तो ये एक अक्षांश आपकी एक काल्पनिक रेखा है जो कि मैप में को काटने के लिए बनाई जाती है। तो 23.5 डिग्री आपकी उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा कहलाती है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश आपकी मकर रेखा कहलाती है। आपको भूगोल के पोर्शन में इसका आराम से पूरा डिटेल में समझाया जाएगा कि कर्क रेखा क्या होती है, अक्षांश क्या होते हैं, देशांतर क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर और डिटेल में बताई जाएंगी। तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों को काटती है, जिसमें आपका रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, यहाँ सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल, ये 14 जिले याद रखने का आपको तरीका बताते हैं कि उज्जैन संभाग के 3 जिले, उज्जैन, आगरमालवा और रतलाम, 3 जिले आपके उज्जैन संभाग के हो गए। भोपाल संभाग आपका पूरा, कि आपके 5 जिले रहते भोपाल संभाग में, भोपाल, विदिशा, राजगढ़, सीहोर और रायसेन, तो आपका पूरा भोपाल संभाग हो गया। और सागर संभाग के आपके 2 जिले इसमें आते हैं 14 में से, सागर और दमोह। फिर जबलपुर के जबलपुर और कटनी 2 आते हैं, और शहडोल संभाग के 2, उमरिया और शहडोल। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, भोपाल पूरा संभाग यहाँ पे 14 में आ गया, उज्जैन में आपका उज्जैन, रतलाम, आगरमालवा आ गया, सागर में आपका सागर, दमोह, जबलपुर में जबलपुर, कटनी, और शहडोल में शहडोल और उमरिया। तो आप कभी भी कंफ्यूज हो तो आप संभाग याद कीजिए, और संभाग के ये जो जिले हैं ये याद कर लीजिए। ओके, यहाँ पे एक जिला आता है शाजापुर। यहाँ जो जिला आता है शाजापुर, तो इसका कन्फ्यूजन रहता है कि ये आपके 14 जो कर्क रेखा को 14 जिले काटते हैं, कर्क रेखा 14 जिलों को काटती है, उसमें शाजापुर शामिल होता है या नहीं। तो याद रखिए कि कहीं भी ऐसा डाटा नहीं दिया गया है जिसमें शाजापुर को इन 14 जिलों में शामिल किया गया हो। और ऐसा कहीं भी आपको डाटा दिया गया हो तो आपको वो गलत डाटा दिया जा रहा है, तो आप ये याद रखिएगा, क्योंकि ये जो डाटा आपको मिल रहा है ये आपकी स्टैंडर्ड बुक से लाया गया है, तो इसमें कोई भी आपको गलतियां नहीं मिलेगी। ओके, इस मैप को थोड़ा साफ करके इस मैप से थोड़ी और अच्छे से जानकारी लेते हैं। तो जैसे कि आप मध्य प्रदेश में देख सकते हैं कि इसके पड़ोसी आप सबसे पहले राज्य देखते हैं। इसके पास 5 पड़ोसी राज्य हैं। सबसे पहला उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आपका पश्चिम में गुजरात और उत्तर पश्चिम में राजस्थान। तो ये 5 मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य हैं। मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला आपका मुरैना कहलाता है। सबसे पूर्वी जिला सिंगरौली होता है। सबसे दक्षिणी जिला आप यहाँ पे ये देखेंगे तो ये बुरहानपुर है। सबसे पश्चिमी जिला आपका अलीराजपुर है। तो ये आपका कहीं क्वेश्चन पूछे जाते हैं व्यापम वगैरह में कि मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो आपको याद रखना है सिंगरौली है। सबसे उत्तरी जिला मुरैना है। सबसे पश्चिमी जिला अलीराजपुर है और सबसे दक्षिणी जिला बुरहानपुर है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है, क्योंकि एक चीज़ और दी गई है मैप में, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर। तो अक्षांश ये आपका मैप है, ये आपकी बीच से काल्पनिक रेखा डिग्री निकली है 0 डिग्री, जिसको अपन भूमध्य रेखा बोलते हैं। तो अक्षांश क्या होते हैं? भूमध्य रेखा के क्षैतिज या समांतर काल्पनिक खींची गई रेखाओं को अक्षांश कहा जाता है।
और भूमध्य रेखा की लंबवत जो रेखाएं खिंची रहती हैं, जो लंबवत रेखाएं होते हैं उन्हें अपन देशांतर बोलते हैं, और ये आड़ी खिंची ये अक्षांश कहलाती हैं। तो अभी मैंने बताया था कि 23.5 डिग्री अक्षांश आपकी कर्क रेखा है, तो ये 23.5 डिग्री हो गई। 23.5 डिग्री के थोड़े ऊपर जाएंगे तो आपको मिलेगी 26.5 डिग्री की ये रेखा। मध्य प्रदेश का देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार यही होता है कि 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, इस बीच में मध्य प्रदेश के पूरा क्षेत्रफल रहता है, मध्य प्रदेश की सीमा है। यहाँ पर आप देखेंगे देशांतर 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर तक, ये मध्य प्रदेश की इतनी सीमा है। 74/9 से 82/48 पूर्वी देशांतर। एक बार इसको क्लियर करके और अच्छे से मैं समझा देता हूँ। ये अपना ये अपना वर्ल्ड है, ये देशांतर रेखा है। देशांतर रेखा के इस साइड ये ग्रीनविच लाइन आपकी एक मुख्य देशांतर होती है। इसकी जो पूर्वी साइड रहती है उनको पूर्वी देशांतर बोलते हैं, और उत्तर में रहती हैं उन्हें उत्तरी देशांतर बोलते हैं। इसी प्रकार आपका जो ये मैप है, इसमें आपकी ये 0 डिग्री हो गई। इसके उत्तर में जो रहेंगी वो 1 2 3 4 से आपकी 90 तक रहती हैं, और इनको उत्तरी अक्षांश बोलते हैं। इसी प्रकार आपकी जो नीचे रहती हैं इन्हें दक्षिणी अक्षांश बोलते हैं। जो भी ऐसी खड़ी रेखाएं होती हैं इन्हें दक्षिणी अक्षांश बोलते हैं। ये आपकी उत्तर में उत्तरी अक्षांश, दक्षिण में दक्षिणी अक्षांश। खड़ी रेखाएं आपकी देशांतर होती हैं, पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर। तो मध्य प्रदेश ग्रीनविच रेखा के यहाँ पर भारत आता है, और उसके सेंटर में ये मध्य प्रदेश होता है। इसलिए आपका 74/9 से पूर्वी देशांतर से 82/48 पूर्वी देशांतर तथा 26/30 उत्तरी अक्षांश से 21/6 उत्तरी अक्षांश के बीच में मध्य प्रदेश की स्थिति है। ये जो अक्षांश देशांतर हैं काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं इसमें स्टूडेंट। ये आपका भूगोल का पोर्शन में इसको पूरे डिटेल में रहेगा, तभी आप ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए। सिर्फ इतना याद रखिए 26/6 उत्तरी अक्षांश और 26/30 उत्तरी अक्षांश के बीच में, और 74/9 पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर तक मध्य प्रदेश की स्थिति होती है। अब मध्य प्रदेश का विस्तार देखते हैं कि उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है वो आपका 605 किलोमीटर का है, और पूर्व से पश्चिम का आपका जो है वो 870 किलोमीटर का है। ये जो आपको मैप दिख रहा है, ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो ये आपकी 605 है, और ये जो आपकी यहाँ से इस पोर्शन की दूरी है वो आपकी 870 है। मध्य प्रदेश के संभाग 10 हैं, ऑलरेडी बता चुका हूँ। जिले आपके 52 हैं, लेकिन आपका नागदा, मैहर और चाचौड़ा और बागली, ये जो 4 जिले हैं इनकी घोषणा की गई है। अब जैसे ही ये बन जाते हैं तो मध्य प्रदेश के जिलों की संख्या बढ़ जाएगी। मध्य प्रदेश की जो तहसीलें हैं वो हैं 424। मध्य प्रदेश में विकासखंड है 313। आदिवासी विकासखंड 89, जिनको नवासी भी बोलते हैं। मध्य प्रदेश के कुल ग्राम है या कुल शहर बोल सकते हैं 476। मध्य प्रदेश में कुल ग्राम
54,903 मध्य प्रदेश में ग्राम है। 53,738 राजस्व ग्राम है, जिनमें से विद्युतीकृत जो ग्राम है वो है 34,240। अब आपके कुल ग्राम है 54,903। उनमें से जो ऐसे ग्राम जिनमें कोई ना कोई व्यक्ति रह रहा है या परिवार रह रहा है वो हैं आपके 52,117, जिसको अपन आबाद ग्राम बोलते हैं, जिनमें कोई ना कोई व्यक्ति निवास कर रहा है। मध्य प्रदेश में नगर निगम है 16 और नगर पालिका है 98। तो आप याद रखिए अपने जो नगर निगम है वो बड़ा रहता है और किसी बड़े ज़िले में या फिर बड़े किसी सिटी में ही रहता है। तो अपने 16 ज़िलों में नगर पालिका है और बाकी जगह जो 98 जो नगर हैं छोटे छोटे, वहाँ पर नगर पालिका का इलाका आता है। अब यहाँ पर एक नोट है, 2018 को कैबिनेट ने भिंड व दतिया, जो आपको भिंड व दतिया मिलेंगे मध्य प्रदेश के उत्तर में, उनको नगर निगम बनाने की फैसला लिया है, जो अभी लागू नहीं हुआ। तो ये जो आपके हैं ये अभी तक नगर पालिका हैं। जैसे ही लागू हो जाता है तो आपके 16 से 18 नगर निगम हो जाएंगे और यहाँ पे 96 आपकी नगर पालिका हो जाएंगी। मध्य प्रदेश के नगर परिषद की बात करें तो 294 मध्य प्रदेश के नगर परिषद हैं। नगर पंचायत में 264 नगर पंचायत हैं। ग्राम पंचायत 23,927, जनपद पंचायत 313। इतने ही आपके विकास खंड है, आप याद रखिए ये आपके विकास खंड 313 और उतने ही आपकी जनपद पंचायत है। जिले आपके 52 जिले हैं। इसमें आईजी रेंज जितनी है तो 11 आईजी रेंज हैं, मीन्स अपने मध्य प्रदेश में 11 आईजी होते हैं। डीआईजी अपने 15 होते हैं मध्य प्रदेश में, तो 15 इनकी इनको आप इनके ऑफिस बोल सकते हैं। डीआईजी ऑफिस आपके 15 जगह पर है। पुलिस जिले तो 52 जिले हैं और 52 आपके पुलिस जिले हैं, मतलब एसआई जो आपके रहते हैं 52 रहते हैं। फिर कंट्रोल रूम बात करें तो 55 कंट्रोल रूम है आपके। भोपाल में 2 हैं, इंदौर में 2 हैं, तो ऐसे बढ़ जाते हैं। पुलिस थानों की बात करें तो 1,117 पुलिस टोटल थाने हैं। पुलिस चौकियों की बात करें तो 623 चौकियां हैं। अब बात करते हैं लोकसभा सीटों की। तो मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीट हैं और 11 राज्यसभा सीट हैं। ये आपकी केंद्र से डायरेक्ट कनेक्टेड रहती हैं। एंड आप बात करें विधानसभा सीट की तो 230+1 ये आपकी विधानसभा सीट है। तो स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि सर ये 230 तो ठीक है, विधानसभा सीटें हो गई, लेकिन ये एक क्या है? तो ये एक रहता है आपकी मनोनीत सीट रहती है, जिसको राज्यपाल आपका अपनी मर्जी से नियुक्त कर सकता है। ये एक आरक्षित सीट होती है। ये किसी न किसी जनजाति या किसी विशेष व्यक्ति के लिए आरक्षित की जाती है। इस प्रकार आपकी 230+1 हमेशा ऐसे ही पढ़ना, ना कि 231 आप कहीं नहीं पढ़ेंगे। 230+1 विधानसभा सीटें हैं। अब जो ये विधानसभा सीटें हैं इनमें से कुछ आपकी अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षित रहती हैं। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए 35 सीटें इनमें से हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें आरक्षित होती हैं। इसी प्रकार आपकी लोकसभा सीट में 4 आपकी सीटें अनुसूचित जाति के लिए और 6 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए होती हैं। याद रखिए ज़्यादा सीटें आपकी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होती हैं और ये सीटों का निर्धारण जनसंख्या की दृष्टि से होता है कि मध्य प्रदेश में 15% अनुसूचित जाति हैं और उन्हीं के इसका 29 का 15% 4 होता है। तो 4 सीटें आपकी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। 230 का 15% आपका 35 होता है, तो 35 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं।
जिसको आप SC बोलते हैं। ऐसा ही ST के लिए, ST की जो संख्या है वो 21% करीब है, तो 29 का 21% आपका 6 होता है, तो 6 अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें हैं और विधानसभा में आपकी 47 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए 21% जनसंख्या के हिसाब से आरक्षित हैं। तो ये आपकी यहाँ पर टोटल क्वेश्चन आता है कि टोटल मध्य प्रदेश में कितनी आरक्षित विधानसभा सीटों में कितनी आरक्षित सीटें हैं। तो आपका टोटल याद रखना है 82, जिसमें से ST की 47 और अनुसूचित जाति की 35 है। और ऐसे ही अगर क्वेश्चन आता है लोकसभा सीटें में कुल कितनी आरक्षित सीटें हैं, तो आपकी 10 टोटल 10 आरक्षित सीटें हैं, जो कि 4 SC की और 6 ST की हैं। ये आगे आपका लिखा हुआ रहेगा, ये आप यहाँ देख सकते हैं। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए जो आपका अनुसूचित जाति SC होता है, इनके लिए आरक्षित विधानसभा क्षेत्र 35 है। ऐसा ही अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित विधानसभा क्षेत्र 47 है। ये आपका 15% इनका रहता है और 21% सीटें इनकी रहती हैं। ये आपकी विधानसभा की सीटें रहती हैं 230 + 1, इन्हीं का 15 और 21% ये आरक्षित रहते हैं। ऐसे ही आप देखें मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित लोकसभा सीटें, तो टोटल लोकसभा सीटें कितनी हैं 29, उनमें से 15% SC के लिए, 21% ST के लिए। तो ये 4 सीटें आप देखेंगे देवास, उज्जैन, भिंड और टीकमगढ़, ये जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की जो सीटें हैं लोकसभा अनुसूचित जाति के लिए हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए आप देखेंगे 6, तो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित लोकसभा सीट या क्षेत्र 6 हैं, शहडोल, मंडला, बैतूल, खरगोन, धार और रतलाम। तो ये आपका शहडोल आपका देख ही लेंगे, शहडोल संभाग से, फिर जबलपुर संभाग से मंडला, आपका नर्मदापुरम संभाग से बैतूल, उज्जैन संभाग का खरगोन, इंदौर संभाग का खरगोन और धार, और उज्जैन से आपका रतलाम। तो ये आपके अनुसूचित जनजाति के लिए है। आपसे ये कहीं पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपको जस्ट नॉलेज होना चाहिए कितनी है कितनी नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सी जो क्षेत्र है वो अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा सीट में आरक्षित नहीं है। तो आपको छांटना पड़ेगा, आपको ये याद रहेंगे तो आप उनको में से एक कोई ना कोई निकाल ही लेंगे। अब ये बात करते हैं कुल आरक्षित विधानसभा सीटें जो हैं SC ST के, तो ये मैंने आपको यहाँ पर ये बताया था, इनका टोटल करके ये आपकी 82 हैं, और लोकसभा में जो आरक्षित सीटें हैं वो हैं 10, और विधानसभा की आरक्षित सीटें टोटल 82 हैं। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय की बात करें तो मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय को अपन हाई कोर्ट बोलते हैं, जो कि जबलपुर में है, और इसकी खंडपीठ आपकी इंदौर और ग्वालियर में देखने को मिलेंगी। चलिए, ये आपके थोड़े सामान्य ज्ञान यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब मध्य प्रदेश के कुछ चिन्ह आपको, राजकीय चिन्ह आपको देखने मिलेंगे। तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय प्रतीक चिन्ह है, तो यहाँ आप ये जो देख रहे हैं, यह मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह है, जिसमें आपको मध्य प्रदेश शासन देखने मिलेगा। बाहर आपको ये बाउंड्री दिख रही है, ये स्तूप है और इनकी संख्या 24 है। तो 24 स्तूप नुमा आकृतियाँ, इनके अंदर आप एक वृत्त देखेंगे जिसमें मध्य प्रदेश शासन लिखा है, और ये गेहूं और ये धान की वालियाँ हैं। यहाँ आपको सत्यमेव जयते लिखा देखने मिलेगा। गेहूं और धान की वालियाँ हो गई। इसमें आपको बीच में ये जो पेड़ दिख रहा है, ये वट वृक्ष का पेड़ है, और उसके साथ ही अशोक स्तंभ है। तो ये बीच में आपको वट वृक्ष मिल जाएगा। तो ये आपका जो चिन्ह है, ये मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। और मध्य प्रदेश का आपको राजकीय गान, तो आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, सुख का दाता सबका साथी, सुख का यह संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। ये अपना मध्य प्रदेश का राजकीय मीन्स स्टेट
आपको एंथम बोल सकते हैं या सॉन्ग बोल सकते हैं, जिसका मेरा मध्य प्रदेश इसके लेखक हैं महेश श्रीवास्तव, और इसको जो गाया गया है वो आपके सानू, आपने सिंगर का नाम सुना होगा शान, शान नाम से ही मैं जानता हूँ। तो जो शान सिंगर हैं उनने ये गाया हुआ है। मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प, ये आपका क्वेश्चन आ चुका है कहीं MPPSC में ही, सफ़ेद लिली है। ये जो आपको फूल दिख रहा है ये आपका सफ़ेद लिली है। मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य माछ है, जो कि मालवा का लोक नाट्य है। आप जब लोक नाट्य पढ़ेंगे उसमें मालवा में लोक नाट्य आएगा माछ, जो कि मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य है। तब इसके बारे में डिटेल में जानेंगे कि क्या होता है। आपका राजकीय नृत्य है राई, जो कि बुंदेलखंड का प्रसिद्ध नृत्य है। तो जो बुंदेलखंड में रहते हैं वो राई नृत्य जानते होंगे, या फिर आपने आजकल तो MP में काफ़ी जगह राई नृत्य हो रहा है तो मोस्टली लोग जानते ही होंगे। अपन लोक कलाएं जब करेंगे तो उसमें नृत्य में ये अपन पूरा डिटेल में देखेंगे कि इसमें बेड़री होती है, इसमें नृत्य करने वाले को क्या बोलते हैं, ढोलक कौन सा इस्तेमाल होता है, सारी चीज़ें। आपका फिर आता है राजकीय खेल, जो कि मलखम्ब है और इसको 2013 में घोषित किया गया। आपकी राजकीय मछली महाफीर है, जिसको टॉर पिट्यूटोरा बोलते हैं। तो आप ये मछली देख रही होगी, इसकी जो स्पेशल है मध्य प्रदेश में पाई जाती है और इसको महाफीर राजकीय मछली घोषित किया गया है। आपका राजकीय पशु बारहसिंगा है, जो कि ब्रेडरी प्रजाति का है, जिसको रूसवर्ड डोआउसवेला बोलते हैं। ये जो आपको बारहसिंगा दिख रहा है ये स्पेशली मध्य प्रदेश में पाया जाता है, ब्रेडरी प्रजाति का, और कान्हा केसली में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। आपको पूरे भारत में ये जो प्रजाति है और कहीं नहीं देखने मिलेगी, सिर्फ आपको मध्य प्रदेश में मिलती है, इसलिए इसको राजकीय पशु घोषित किया गया है। ये एक स्पेशल पशु है। राजकीय पक्षी, ये आपका क्वेश्चन आ चुका है, जिसको आप दूधराज या शाही बुलबुल या पैराडाइस फ्लाइंग कैचर भी बोलते हैं। तो ये जो आपको एक पक्षी दिख रहा है छोटा सा खूबसूरत सा, ये आपका अपना मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है, या फिर स्टेट बर्ड भी बोल सकते हैं। आपका राजकीय वृक्ष या स्टेट ट्री बरगद हो गया, जिसको बनानियन ट्री भी बोलते हैं। आपको बटवृक्ष हो गया, इसका वैज्ञानिक नाम फाइकस बेंगलेसिस होता है। आपका राजकीय फसल सोयाबीन है, और सोयाबीन के उत्पादन में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है, जिसे ग्लाइसिन मैक्स बोला जाता है। मध्य प्रदेश का राजकीय फल आम, जो कि मोस्टली लोगों को पसंद होता है और फलों का राजा भी होता है, जिसे मैंगीफेरा इंडिका बोला जाता है। राजकीय नदी नर्मदा है, और नर्मदा को हाल ही में आप एक जीवित नदी का दर्जा दिया गया है। तो याद रखिए, अगर क्वेश्चन आता है किस नदी को जीवित नदी का दर्जा दिया गया है, तो याद रखिए नर्मदा है। अब यहाँ आप देख सकते हैं स्टेट एनिमल, स्टेट बर्ड और स्टेट ट्री। ये जो 3 चीज़ें हैं आपकी बारहसिंगा, दूधराज और बरगद, इनको 1 नवंबर 1981 को मध्य प्रदेश के सिल्वर जुबली पर मीन्स 25वीं वर्षगांठ पर राजकीय प्रतीक अधिनियम 1981 के तहत इनको घोषित किया गया था। तो मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को, और इसके 25 साल बाद 25वीं वर्षगांठ पर 1981 में राजकीय पक्षी, पशु और वृक्ष को राजकीय चिन्ह घोषित किया गया। चलिए 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं एंड पानी वगैरह पी लीजिए, फिर से स्टार्ट करते हैं। ओके, थोड़ी देर आप हो गई है, अब स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश की जनगणना स्टार्ट करते हैं। तो मध्य प्रदेश में टोटल, अगर थोड़ा ऊपर से जा रहा हो
जस्ट आप एक दो बार इस वीडियो को देख लीजिएगा या फिर PDF रीड कर लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। और वीडियो कंप्लीट होने के बाद मैं एक डिटेल में इसका बता दूंगा जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो मध्य प्रदेश की जनसंख्या देखते हैं तो 7,26,26,809 मध्य प्रदेश की जनसंख्या है और जनसंख्या दृष्टि से ये देश का 5वां राज्य है। भारत की कुल जनसंख्या का 6% मध्य प्रदेश में निवास करता है, जिसमें से पुरुष जनसंख्या आपकी 3,76,12,306 है। या आप याद मत रखिए, इतना याद रखिए 3.75 करोड़ आपकी पुरुष जनसंख्या है और 3.50% 3.50 करोड़ आपकी महिला जनसंख्या है, जिसमें आप देखेंगे 51.79 51.79% आपका पुरुष जनसंख्या है और 48.21% आपकी महिला जनसंख्या है। तो ऑब्वियसली आपकी पुरुष जनसंख्या आपको ज़्यादा देखने मिलती है, महिलाओं की संख्या कम है। तो ऐसे ही आपका लिंगानुपात देखेंगे 931, जो कि भारत के लिंगानुपात से भी अधिक है। क्योंकि लिंगानुपात क्या होता है, 1000 पुरुष कि आपके 1000 पुरुष में कितनी महिलाएं हैं। तो 1000 पुरुष में मध्य प्रदेश में 931 महिलाएं आती हैं। तो प्रति 1000 पुरुष में महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है, ये इसकी डेफिनेशन है। तो अपने 1000 पुरुष में 931 महिलाएं हैं मध्य प्रदेश में, और भारत की बात करें 943 हैं। तो ऑब्वियसली मध्य प्रदेश में कम महिलाएं हैं भारत की एवरेज की तुलना में। जनसंख्या घनत्व, तो जनसंख्या घनत्व क्या होता है, ये आपका प्रति वर्ग किलोमीटर में, एक जो वर्ग किलोमीटर है, जैसे ये यहाँ पे बात करते हैं, ये आपका 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है, इसमें आपके कितने लोग निवास करते हैं। तो आपके टोटल 230 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। ऐसे ही देखते हैं जितना आपका जनसंख्या घनत्व रहेगा, मीन्स आपके उतनी ज़्यादा कम जगह में उतने ज़्यादा लोग आपका निवास करते हैं। जैसे भारत का आप देखें 382 है, तो ऑब्वियसली यूपी बिहार में बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, 400 से ऊपर पहुंचता है कि एक स्क्वायर एरिया में 400 लोग से ज़्यादा रहते हैं। ऐसे ही आप त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और असम साइड जाएंगे तो आपको वहाँ 100 से भी कम है कि एक स्क्वायर एरिया में आपका 76 लोग निवास करते हैं या फिर 38 लोग निवास करते हैं। ऐसे भी आपको भारत में देखेंगे। तो ये आपका ज्योग्राफी में ये आराम से पढ़ेंगे। तो याद रखिए मध्य प्रदेश की जनसंख्या घनत्व 276 है। जनसंख्या वृद्धि दर, तो मध्य प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि जो दर है वो 20.3 है और भारत की जनसंख्या दर से भी अधिक है। तो भारत की 17.7 है और मध्य प्रदेश की 20.3 है, जो कि औसत से अधिक है। जनसंख्या वृद्धि दर क्या होता है कि मान लीजिए पिछले जो जनसंख्या हुई थी 2001 में हुई थी और 2011 में दोबारा जनसंख्या हुई, तो जनसंख्या का जो अंतर आया, मीन्स जो वृद्धि हुई वो 20% बढ़ गई है। ये आपका जनसंख्या वृद्धि होती है। पुरानी जनगणना से नई जनगणना में जो जनसंख्या का परिवर्तन होता है या वृद्धि होती है उसे जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं। ये आपकी जनसंख्या वृद्धि होती है। ये आपका सब ज्योग्राफी का पोर्शन है, इसमें डेफिनेशन वगैरह ये आपको वहाँ पर आराम से मिलेंगी। ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो देखिए मध्य प्रदेश की टोटल जनसंख्या कितनी है, 7,26,26,809। उसमें से 72% से ज़्यादा आपकी ग्रामीण जनसंख्या की गाँव में निवास करती है। 5,25,57,404, जिसको आप 5.25 करोड़ भी बोल सकते हैं। 72% से ज़्यादा ग्रामीण है और नगरीय आपकी 2 करोड़ करीब है, जो 27% है। अनुसूचित जातियों की बात करें तो 1,13,00,000 आपकी
कुछ आपकी अनुसूचित जातियां जो कि मैंने बताया था 15% है, और इसी के आधार पर आपकी विधानसभा और लोकसभा सीटों का बंटवारा होता है। अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 1,53,16,000 1,53,16,000 कुछ है, जो कि आपकी 21% अनुसूचित जातियां हैं। ये जो आपकी संख्या है 15% SC और 21% ST, ये आप याद रखिएगा, काफ़ी जगह ये काम में आ जाती हैं। मध्य प्रदेश की साक्षरता है 69.32%, 69.32% आपकी मध्य प्रदेश की साक्षरता है। पुरुष साक्षरता है 78.73 या फिर 78.73% पुरुष साक्षरता है, और महिला साक्षरता 79.24 आपकी महिला साक्षरता है। तो ऑब्वियसली आप यहाँ देखेंगे महिलाओं को अपने मध्य प्रदेश में उतनी शिक्षा नहीं देते, क्योंकि कई पिछड़े गांव हैं जहाँ पर अभी भी स्त्रियों की जो शिक्षा है उतना ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता कि अगर आपके वहाँ एक लड़का है और एक लड़की है और किसी एक ही को पढ़ा सकते, तो ऑब्वियसली वहाँ पर लड़के को पढ़ाने भेजते हैं, क्योंकि मानते हैं कि ये कहीं ना कहीं हमें कमा के देगा, तो उसकी शिक्षा पर ज़्यादा पैसे खर्च किए जाते हैं। तो आपके पुरुष की साक्षरता ज़्यादा है, महिलाओं साक्षरता कम है। इसके लिए काफ़ी योजनाएं चल रही हैं, चलिए वो योजनाएं अपन योजनाओं में पढ़ेंगे। चलिए अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में सीमावर्ती ज़िलों के बारे में। तो काफ़ी इजी है, मैं यहाँ पे आराम से आपको मैप में के जरिए मैं बता देता हूँ। तो मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य हैं। पहला आपका उत्तर प्रदेश हो गया, तो जो आपको उत्तर पूर्व में दिखेगा उत्तर प्रदेश। तो ये आपको उत्तर प्रदेश यहाँ पर दिख रहा है। इनकी बात करें तो मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है, मीन्स 13 जिलों से, और सबसे कम सीमा गुजरात से लगती है। तो यहाँ आप गुजरात देखेंगे 1 और 2, सिर्फ 2 ही ज़िले हैं। और ये यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ से लेके ये पूरे ज़िले, ये जो पूरी सीमा है मध्य प्रदेश की सर्वाधिक उत्तर प्रदेश से लगती है। मध्य प्रदेश के अंतर्वर्ती ज़िले, अंतर्वर्ती क्या होते हैं? ऐसे ज़िले जिनकी सीमा किसी भी अन्य स्टेट की या फिर अन्य राज्य की सीमा को नहीं लगती। तो ऐसे 11 ज़िले हैं जिनकी सीमा किसी अन्य राज्य को नहीं छूटी। ये आपके राज्य हैं ग्वालियर, विदिशा, उज्जैन। इनको अपन मैप में आराम से अपन देखेंगे। अभी नेक्स्ट बात करते हैं कर्क रेखा की, कि ये मैंने आराम से आपको डिटेल में बताया था कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों को काटती है, जो कि हैं रतलाम। चलिए मैप में देखते हैं, जो कि है आपका रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल। आपके शहडोल संभाग के 2, जबलपुर संभाग के 2, सागर संभाग के 2, पूरा भोपाल संभाग और आपका ये उज्जैन संभाग। याद रखिए आपके इसके अलावा ना और किसी संभाग के यहाँ पर ज़िले नहीं हैं। चलिए ये आपको मैप से मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले अंतर्वर्ती ज़िले आपको देखते हैं। तो ये आपको एक ग्वालियर दिखेगा, इसकी सीमा आपको किसी भी स्टेट से देखने नहीं मिलेगी। फिर आपको उज्जैन दिख जाएगा, यहाँ धार है, इंदौर, देवास, शाजापुर, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, होशंगाबाद, हरदा, नरसिंहपुर, जबलपुर। देखिए सागर की सीमा लगती है, दमोह, और ये कटनी, उमरिया। तो ये आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो रहे हैं, एक और बच रहा है। ओके, ये
एक कौन सा बच रहा है? अच्छा, फिर से काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17। ओके, 17 हो गए ये पूरे। ये आपके पूरे अंतर्वर्ती जिले हैं जिनकी सीमा किसी भी अन्य राज्य से नहीं लगती। ये अंतर्वर्ती जिले हो गए आपके 17। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के 13 जिलों की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। मैप में देखते हैं, ये आपका है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, एक सेकेंड। 13 जिले आपके मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा और सिंगरौली। तो इन सभी की सीमा आपके उत्तर प्रदेश से लगती है। तो ये आपके 13 हो जाते हैं। एक पहला भिंड, दूसरा ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा अशोकनगर, छठवा सागर, आठवां, नौवा, 10, 11, 12, 13। फिर से काउंटिंग में मिस्टेक है, फिर से देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। ओके, अभी 13 ही है। फिर से कोई मिस्टेक हुई थी, ऊपर नीचे हो गया होगा। तो ये 13 जिलों की सीमा, ये जो 13 जिले हैं इनकी सीमा उत्तर प्रदेश के से लगती है। एक क्वेश्चन आता है कि सीधी जो जिला है उसकी सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है या नहीं। तो आपको याद रखना है, सीधी की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती। ओके, सीधी उत्तर प्रदेश से नहीं लगती। तो आपके 13 ही हैं, 14 नहीं है। 14 आपका आएगा अगर क्वेश्चन आए कि उत्तर प्रदेश के कितने जिलों की सीमा मध्य प्रदेश से लगती है, तो वहां पर 14 आता है। वो अभी आपको याद नहीं रखना, उतना क्वेश्चन नहीं आते। तो याद रखिए, मध्य प्रदेश के 13 जिलों की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। आपने देखा मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना। आपको मैप दिख रहा होगा नज़रों में कि कहाँ पर है, सतना कहाँ है, रीवा कहाँ है और सिंगरौली कहाँ है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे दिखनी चाहिए मैप में। जब तक आपको ये चीज़ें, जब तक कोई अगर बोले कि सिंगरौली आपको मैप में नहीं दिख रहा, मीन्स आपकी प्रिपरेशन उतनी तैयारी नहीं है। ये आपकी यहाँ पे दिखना चाहिए। अब बात करते हैं अपन राजस्थान की। तो राजस्थान यहाँ पर आता है। तो मध्य प्रदेश का उत्तर पश्चिमी जिला, उत्तर पश्चिमी सीमा राजस्थान राज्य से लगती है, जिसमें आपका मुरैना जिला, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, आगरमालवा, मंदसौर, नीमच, ये रतलाम और झाबुआ। तो ये आपके 10 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो ये 10 जो ज़िले हैं इनकी सीमा राजस्थान राज्य से लगती है। तो ये मैं इतना डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन पूछ चुके हैं, एग्जाम में आ चुके हैं कि इनमें से किस जिले की सीमा राजस्थान से नहीं लगती। और आपको ऑप्शन दे देंगे गुना, शिवपुरी, श्योपुर और ये क्या यहाँ का जबलपुर या कटनी। तो आपको छांटना पड़ेगा कि कटनी की राजस्थान से सीमा नहीं लगती। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, याद रखिएगा, इसलिए मैं आराम से डिटेल में बता रहा हूँ। अब यहाँ पे आप जो देख रहे हैं शिवपुरी, अभी बात की शिवपुरी की सीमा उत्तर प्रदेश से ये यहाँ पे टच हो रही है और यहाँ पे ये सीमा यहाँ पे राजस्थान से हो रही है। शिवपुरी एक ऐसा, तो शिवपुरी और मुरैना ऐसा जिले हैं जिनकी उत्तर प्रदेश और राजस्थान दोनों से सीमा लगती है। चलिए आगे देखते हैं कि मध्य प्रदेश के 10 जिलों की सीमा राजस्थान से लगती है। झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगरमालवा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर और मुरैना। ये 10 जिले अभी हमने मैप में देखे। मध्य प्रदेश के 9 जिलों की सीमा महाराष्ट्र से लगती है। महाराष्ट्र से पहले अपन गुजरात देखते हैं।
मध्य प्रदेश के 2 जिलों की सीमा गुजरात से लगती है, एक है झाबुआ और अलीराजपुर। मैप में देखते हैं, ये अपना गुजरात है, ये आपका झाबुआ हो गया और ये अलीराजपुर। ये आपको याद रखना है, आपका झाबुआ जो है वो ऊपर साइड है, मीन्स झाबुआ की सीमा गुजरात और राजस्थान दोनों से लगती है। ऐसी अलीराजपुर की गुजरात और ये आपका महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र से सीमा लगती है। यह भी आराम से देखेंगे किन 2 जिलों की सीमा किन 2 स्टेट से लगती है। तो अपना गुजरात से 2 जिलों की सीमा लगती है, झाबुआ और अलीराजपुर। मध्य प्रदेश के 7 जिलों की सीमा छत्तीसगढ़ से लगती है, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला और बालाघाट। आपको कहीं कहीं बुक में आपको यहाँ पर दिया रहेगा कि छत्तीसगढ़ की से आपकी 6 जिलों की सीमाएं लगती हैं, जिसमें आपको मंडला, ये आपको जो दिख रहा है, ये जो सीमा दिख रही है, ये आपको बताएंगे कि ये मंडला की सीमा छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ राज्य से नहीं लगती। तो ये जो मैंने डाटा लिया है ये हिंदी ग्रंथ एकेडमी का लिया है और उसमें दिया गया है कि मंडला की सीमा छत्तीसगढ़ राज्य से लगती है। तो आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि हिंदी ग्रंथ एकेडमी आपकी गवर्नमेंट की खुद की लॉन्च करी गई बुक्स रहती हैं, वहाँ से लॉन्च होती हैं। तो अपन जिले देखते हैं कितने 7 जिलों की सीमा छत्तीसगढ़ राज्य से लगती है। सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला और बालाघाट। तो आपके 3 और 3 6। तो आपकी ये 3 3 6 और 1 से 7, तो 7 जिलों की सीमा आपकी छत्तीसगढ़ राज्य से लगती है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र की, तो मध्य प्रदेश के 9 जिलों की सीमा महाराष्ट्र से लगती है। तो आपका हो गया अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट। बालाघाट से स्टार्ट करते हैं। आपका बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, हरदा, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी और अलीराजपुर। ये जो सीमाएं हैं, ये जो आपके ज़िले हैं, ये आपके पूरे महाराष्ट्र से लगते हैं और टोटल ये 9 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओह सॉरी, ये मंडला यहाँ पर नहीं है, बालाघाट से स्टार्ट होगा, तो ये आपके 9 यहाँ अलीराजपुर पर हो जाएंगे। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि भारत सरकार की जनगणना 2011 के नक्शे में जो मैंने बताया, सीधी जिला शासकीय वेबसाइट के अनुसार सीधी जिले की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ नहीं लगती। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर, ये जो सीमा है ये उत्तर प्रदेश से नहीं लगती। कहीं कहीं आपको दिया गया होगा तो वो आपका, आप माने कि वो डाटा गलत है। ये आपकी सीधी जिले की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती। इसी प्रकार मंडला जिले की जो सीमा है वो छत्तीसगढ़ के साथ लगती है। तो ये जो आपको मंडला दिख रहा है, इसकी सीमा आपको छत्तीसगढ़ से लगी मिल रही है, लेकिन कहीं कहीं दिया जाता है, जैसे आपको कुछ अच्छी बुकों में भी देखने मिल जाएगा कि मंडला की सीमा छत्तीसगढ़ से नहीं लगती। तो आप कंफ्यूज मत होइए, आपको जो मैं डाटा दे रहा हूँ ये आप याद रखिए, यही आपका सही रहेगा और सिर्फ इसी से स्टडी करिए। इसके अलावा आपको किसी और से स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको कोई बुक यूज़ करनी है, क्योंकि मैं आपका सारे नोट्स और बुक से सारे अच्छे से जो मटेरियल आपको ज़रूरत का है सारा यहाँ पर एक साथ प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आपको कोई अदर बुक नहीं पढ़नी, सिर्फ नोट्स पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन की गारंटी मैं लेता हूँ। अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो इन नोट्स से ही क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर नहीं जाएंगे। अब मध्य प्रदेश की सीमावर्ती जिलों से संबंधित बात करते हैं। सिंगरौली,
जो अपना ये सिंगरौली है, इसकी सीमा उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों से लगती है। ऐसे ही बालाघाट की सीमा छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से लगती है। अलीराजपुर की सीमा गुजरात और महाराष्ट्र से लगती है। झाबुआ की सीमा राजस्थान और गुजरात से लगती है। और आपका मुरैना और शिवपुरी की सीमा आपकी राजस्थान और उत्तर प्रदेश दोनों से लगती है। माफ कीजिएगा। यही अन्य दिए, सिंगरौली की सीमा यूपी और छत्तीसगढ़ से लगती है। झाबुआ जो कि यहाँ पर है आपके पश्चिम में, उसकी सीमा राजस्थान और गुजरात से लगती है। उसी के ऊपर आता है कि नीचे आता है अलीराजपुर। अलीराजपुर की सीमा आपकी महाराष्ट्र और गुजरात से लगती है। ओके, मैं एक गंदा सा मैप बनाता हूँ मध्य प्रदेश का। तो ये आपका सिंगरौली हो गया, ये आपका बालाघाट हो गया, ये आपका अलीराजपुर, ये झाबुआ, ये शिवपुरी और ये मुरैना। मुरैना की सीमा आप देखेंगे, मुरैना और शिवपुरी की सीमा उत्तर प्रदेश और राजस्थान से लगती है। बालाघाट ये आपका छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से इसकी सीमा लग रही है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख केंद्र बिंदु। तो पृथ्वी का जो केंद्र बिंदु है वो मंगलनाथ है उज्जैन में। मंगलनाथ एक तीर्थ स्थल है आपका। अखंड भारत का जो केंद्र बिंदु है वो बरसाली बैतूल में। आप फिर बैतूल याद रखिए, बैतूल में अखंड भारत का केंद्र बिंदु है, जिसमें आपके पाकिस्तान, अफगानिस्तान का कुछ एरिया, नेपाल वगैरह, ये सारी चीज़ें, सारे देश आते थे। और आपका अविभाजित भारत, जिसमें पाकिस्तान आ जाएगा, बांग्लादेश आ जाएगा, उसका जो केंद्र बिंदु है वो कटनी है। याद रखिए, करौंदी याद रहे तो ठीक है, लेकिन कटनी आप याद रखिए कि कटनी है। ऐसे वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु विदिशा है और मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु सागर है। कुछ अन्य तथ्य देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व और पश्चिम भाग में लगभग 34 मिनट का अंतर है। तो ये अंतर कैसे होता है? ये मानिए अपना मध्य प्रदेश है और ये इसका पश्चिमी और ये पूर्वी भाग है। ये जो समय रेखा होती है सूर्य की, ये आपका पूरा पोर्शन भूगोल का है। फिर से बोलूँगा, काफ़ी डिटेल में रहता है ये, मैं इतना डिटेल यहाँ पे नहीं दे सकता। ये देशांतर रहती है, आपने देशांतर देखा होगा तो उसमें आपने देखा था कि 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से आपके 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर, ये सारी पूर्व में है देशांतर। इन दोनों की जो बीच की जो अंतर है वो आपका 34 मिनट का अंतर है। कि अगर आपका यहाँ जो पर्सन बैठा है इस कोने पे, उसको जो समय रहेगा इस कोने के व्यक्ति से 34 मिनट का अंतर देखने को मिलेगा। कर्क रेखा पे मध्य प्रदेश 14 जिलों से गुजरती है। भारत की मध्याह्न रेखा 82 एकमात्र सिंगरौली जिले से। ओके, तो ये जो आपको देशांतर दिख रही हैं, इसी का जो एक आपको दिखेगा, यहाँ से एक निकलती है, इसको आप 82.5 भी बोल सकते हैं या फिर 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर बोल सकते हैं। ये आपकी भारत की मानक समय रेखा है। मानक समय रेखा क्या है होती है कि ये जो पूरा आपका भारत है, ये आपका भारत है, तो भारत के इस कोने से लेके इस कोने की जो दूरी है, इसमें 2 घंटे का अंतर आता है। तो इस 2 घंटे के अंतर को दूर करने के लिए हमने एक बीच की जो रेखा है 82.5 डिग्री, इसको एक मानक मान लिया कि स्टैंडर्ड रेखा है समय की, इसी के अनुसार पूरे भारत का समय कैलकुलेट किया जाए। तो ये जो रेखा है ये मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से निकलती है
जिसमें रीवा जबलपुर भी थोड़ा पास में पड़ता है, लेकिन सिंगरौली आपको याद रखना है। अब राज्य मंत्रालय में 26 सितंबर 2012 को आयोजित कृषि कैबिनेट ने मध्य प्रदेश की नदियों व जलाशय से व्यक्त हो रही महाफीर मछली को राज्य मछली का दर्जा दिया था। तो हमारी जो महाफीर जो राज्य मछली थी उसको 2012 में दर्जा मिला था, ये चीज़ आप याद रखिएगा। और यहाँ हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। एक बार फिर से मैं आपको डिटेल में नहीं, थोड़ा जल्दी में बता देता हूँ। ओके, ये हमारे भूगोल इतिहास पूरे हैं। ओके, ये हमारे मध्य प्रदेश के संभाग हैं। मध्य प्रदेश भूआवस्थित राज्य है, गोंडवाना लैंड का भाग है। भूआवस्थित भारत के 5 भूआवस्थित राज्य हैं। मध्य प्रदेश के उपनाम हो गए भारत का दिल, हृदय प्रदेश, मध्य भारत, लघु भारत, सेंट्रल प्रोविंस, बरार, टाइगर स्टेट, सोया प्रदेश और नदियों का मायका। मध्य प्रदेश का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा। स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई और इसी दिन इसकी स्थापना दिवस माना जाता है। राजधानी भोपाल है। अच्छा, एक चीज़ आप यहाँ याद रखिए, मध्य प्रदेश की स्थापना मीन्स 1 नवंबर 1956 के पहले इसकी जो राजधानी थी वो भोपाल ना होकर नागपुर थी। तो ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा कि स्थापना के पहले की राजधानी नागपुर थी। भाषा हिंदी है, अन्य उर्दू और क्षेत्रीय भाषाएं हो गई। वर्तमान स्वरूप 1 नवंबर 2000 को है। छत्तीसगढ़ का जब विभाजन हुआ तो वर्तमान स्वरूप आ गया। क्षेत्रफल 308252 हो गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा राज्य, केरार घाटी का क्षेत्रफल। ये विवाद अब क्लियर हो चुका है, याद रखिएगा, ये विवाद आपका क्लियर हो गया है। तो अब मध्य प्रदेश की जो भी क्षेत्रफल आएगा वो इतना ही आएगा हर जगह। और आपका क्या हो, ओके, आपके अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार हो गया। उत्तर से दक्षिण का 605, पूर्व से पश्चिम 870 किलोमीटर, 10 संभाग, 52 जिले। नागदा, ये आपको याद रखना है, नागदा, मैहर, चाचौड़ा और बागली ये आपके प्रस्तावित हैं, कभी भी बन सकते हैं। तहसील विकासखंड ये आपको इतने याद नहीं रखने, आपको मैं बता देता हूँ क्या याद रखना है। ओके, ये आपको लोकसभा सीटें आपकी, ओके मैं यहाँ मिटा देता हूँ। तो आपको लोकसभा सीटें याद रखनी है, 29 हैं। विधानसभा सीटें 230+1 और राज्यसभा सीटें 11 हैं। ये चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है, जिसमें से आपको इनके अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्र भी याद रखने हैं कि आरक्षित क्षेत्र कितने हैं। 35, 47 ये जाति है, ये जनजाति है। टोटल आपके 82 हो गए। 4 और 6 टोटल आपके 10 हो गए। ये आपका SC है, ये ST है, और इनकी SC की 15% जनसंख्या है और इनकी 21% जनसंख्या है। और जनसंख्या के आधार पर ही ये क्षेत्रों का बंटवारा होता है। तो ये आप याद रखिएगा। राज्यसभा सीटें 11 हैं। आपको इसमें याद रखना है, बस इतना ही याद रखना है। फिर आपका जबलपुर उच्च न्यायालय है, खंडपीठ इंदौर और ग्वालियर में है। इंदौर ग्वालियर याद रखिए। इसके अलावा आपका कहीं भोपाल में खंडपीठ नहीं है। आपके राजकीय प्रतीक चिन्ह आप याद रखिए, 14 स्तूपों की आकृति है, उसके अंदर आपका मध्य प्रदेश शासन लिखा है। गेहूं ज्वार की बालियां हैं, फिर बरगद का पेड़ है और अशोक स्तंभ है। मध्य प्रदेश का गान महेश श्रीवास्तव ने लिखा है और शान ने गाया है, जो कि सुख का दाता, ये सबका साथी है। पुष्प सफ़ेद लिली है, नाट माछ है, नृत्य राई है, खेल राजकीय खेल मलखम, मछली महाफीर जिसको 2012 में घोषित किया गया। पशु बारहसिंगा भेड़िया प्रजाति का सिर्फ मध्य प्रदेश में पाया जाता है, वो भी कान्हा किशोरी राष्ट्रीय उद्यान से। राजकीय पशु आपका दूधराज शाही बुलबुल है। राजकीय वृक्ष बरगद या वृक्ष है। फसल सोयाबीन, फल आम और नदी नर्मदा है। और इन आपको पशु पक्षी और वृक्ष को 2081 में 25वीं वर्षगांठ पर घोषित किया गया था। और खेल को आपका 2013 में और मछली को 2012 में घोषित किया गया था। जनसंख्या देख लेते हैं, 7,26,26,26,809 आपकी जनसंख्या है। 5वां स्थान है भारत में, 6% टोटल
भारत की जनसंख्या का 6% है। पुरुष जनसंख्या 51.78 है और 48.21 आपकी महिला जनसंख्या है। ऐसे ही आपकी साक्षरता आप देखेंगे 69.32% आपकी टोटल साक्षरता है भारत मध्य प्रदेश की। इसमें से 78 लगभग 79 बोल लीजिए आपकी पुरुष साक्षरता और 59 आपकी महिला साक्षरता है। लिंगानुपात आप याद रखिए 931 आपका मध्य प्रदेश का लिंगानुपात है और जनसंख्या घनत्व 236 है। इसके अलावा आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। मैं आपको यहाँ पे एक सेकंड बता देता हूँ। आपको ये जनसंख्या याद रखनी है, ये प्रतिशत याद रखना है, लिंगानुपात याद रखना है 931, जनसंख्या घनत्व 236। इसके बाद आपको अनुसूचित जाति का प्रतिशत 15 और जनजातियों का 21 है। साक्षरता आपको याद रखनी है करीब 70% है, जिसमें पुरुष साक्षरता अधिक है और महिला कम है। ये आपकी कुल 13 अंतर्वर्ती जिले हैं, 17 अंतर्वर्ती जिले हैं और सर्वाधिक सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है और सबसे कम सीमा गुजरात से लगती है। कर्क रेखा 14 जिलों को काट के निकलती है, उनके नाम आपको याद रखने हैं। फिर आपको यहाँ पर ये जो जिले हैं ये तो आपको याद रहेंगे। ये याद रखिए 13 उत्तर प्रदेश का, 10 राजस्थान से जिले लगते हैं, 9 जिले महाराष्ट्र से लगते हैं, 7 जिले छत्तीसगढ़ से और 2 जिले गुजरात से लगते हैं। अब आपको जो कन्फ्यूजन रहेगा अगर क्वेश्चन में कहीं भी आप देखेंगे कि सिंगरौली की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती और मंडला की सीमा छत्तीसगढ़ से लगती है, ये आपको क्लियर रहना चाहिए। यहाँ पे कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। इसके बाद आपका यहाँ मुरैना शिवपुरी की सीमा दो राज्यों से लगती है और झाबुआ, अलीराजपुर, बालाघाट, सिंगरौली, ये जो ऐसे राज्य हैं इनकी सीमा 2 राज्यों से लगती है। फिर आपका केंद्र बिंदु देख लेंगे, उज्जैन है। पृथ्वी का केंद्र बिंदु, अखंड भारत का केंद्र बिंदु बैतूल है। अविभाजित भारत का कटनी है। मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु सागर है और वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु विदिशा है। यह आपको याद रखना है। एंड आपको यहाँ पर ये वाली लाइन ज़्यादा याद रखनी है कि भारत की जो मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो कि सिंगरौली जिले से निकलती है। चलिए, आपका ये पूरा कोर्स आपका यहाँ पे लेक्चर कंप्लीट होता है। कल आपका पढ़ेंगे भौगोलिक विभाजन। इसके साथ साथ आपके इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे मध्य प्रदेश में प्रथम, मध्य प्रदेश में एकमात्र, या फिर मध्य प्रदेश का भारत में प्रथम और एशिया में प्रथम, और कुछ अन्य टॉपिक। तो वो मैं यहाँ पर नहीं कराऊंगा, वो मैं विविध में अलग से कराऊंगा। सॉरी। तो आज का आपका सामान्य ज्ञान परिचय यहाँ पे कंप्लीट होता है मध्य प्रदेश का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड टेक केयर।